यानी मौत का पहाड़ भारत के भीतर उतारा गया। बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते इसे भारत तक पहुंचाया गया। एजेंसियां 2900 किलो तो बरामद कर चुकी हैं फरीदाबाद से। आपको याद होगा जब मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पूछताछ के बाद 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक पदार्थ होता है उसे बरामद कर लिया गया। लेकिन अब भी 300 किलोग्राम विस्फोटक गायब है। इसका कुछ अता पता नहीं है। क्या कोई चैन से सो सकता है जब 300 किलोग्राम मौत हमारे बीच छिपी हो? फरीदाबाद से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या, अयोध्या से लेकर वाराणसी तक इन आतंकियों की साजिश का एक ही लक्ष्य था, भारत के मंदिरों को टारगेट करना, भारत के मंदिरों को पूरी तरह से लहूलुहान करना। यानी टारगेट पर हिंदू थे। देश की आत्मा को तोड़ना, देश के दिल में बारूद की गंध रखना और एजेंसियों की तलाश में है। उस 300 किलो मौत की एजेंसियां लगातार तलाश कर रही हैं। ये सिर्फ विस्फोटक नहीं है, ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है हमारे राष्ट्र की संप्रभुता, हमारी सुरक्षा और हमारी अस्मिता, हमारी अखंडता को। अब तक सामने आई जानकारी ये कह रही है कि गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में यूपी के मंदिर, धार्मिक स्थल टारगेट पर थे। दिल्ली में भी देखिए, सबसे पहले हमने यही आपके सामने खुलासा किया था, जिस पर हर एक एंगल पर जब जांच की जा रही है तो दिल्ली धमाके में भी गौरी शंकर मंदिर के पास ये धमाका हुआ है। तो फिर ऐसे में स्पष्ट है कि निशाने पर हिंदुओं के धार्मिक स्थल, नामी मंदिर थे। खास तौर पर अगर देखा जाए तो अयोध्या और काशी। आतंकी अयोध्या में विस्फोट करना चाहते थे और इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। इसके अलावा लालकोट, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर, प्रमुख रेलवे स्टेशन और शॉपिंग मॉल्स भी इनके निशाने पर थे। पुलिस सूत्र ये कह रहे हैं कि यह साजिश जनवरी 2025 से चली आ रही थी। यह आतंकी मॉड्यूल कई महीनों से मुंबई के 26/11 जैसे बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस के अनुसार मॉड्यूल ने करीब 200 से अधिक शक्तिशाली आईईडी तैयार करने की योजना बनाई थी, जिन्हें एक साथ दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के हाई प्रोफाइल निशानों पर उपयोग किया जाना था। पुलिस सूत्र ये भी कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश की गई थी। इसी के साथ साथ दिल्ली धमाके की जांच अब 4 कारों पर जाकर टिक गई है, यानी I-20 जिसमें धमाका हुआ, इको स्पोर्ट्स जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और अब तलाश स्विफ्ट डिजायर और ब्रीजा की है। एजेंसियों का मानना है कि यही गाड़ियां इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ है। एक गाड़ी में विस्फोट हुआ, कौन सी गाड़ी से विस्फोटक पहुंचाया गया, कौन चला रहा था, कौन छिप रहा था, यही वो सवाल है जो इन गाड़ियों की जांच से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां सवाल उस आतंकी नेटवर्क पर भी है जिसके जुड़े सिर्फ सीमा पार नहीं है, जिसके तार जो हैं, जो जोड़ है, वो केवल सीमा पार नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमारे देश के भीतर तक किस तरह से ये तार फैले हुए हैं, ये आतंकी नेटवर्क, ये आतंकी जाल फैला हुआ है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। आज इसी पर हम करने वाले हैं खुलकर चर्चा। हमारे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं। तो सभी से बात करूं, लेकिन उससे पहले कुछ खास जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कि खतरा क्यों हम कह रहे हैं कि अभी टला नहीं है। 2900 किलोग्राम तो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट हासिल कर लिया गया, बरामद कर लिया गया, लेकिन 300 किलोग्राम अब भी गायब है। तो ऐसे में ये जो 300 किलो की मौत है जो देश में अभी भी घूम रही है, उसका पता लगाना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। धमाके से जुड़ी हुई जो ये कहानी है 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की तलाश पर जाकर टिक चुकी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो पूरा धमाका की जो साजिश रची गई उसमें टारगेट थे हिंदुओं के धार्मिक स्थल, खासतौर से अयोध्या और वाराणसी। 26/11 जैसे हम लोग की ये प्लानिंग थी और इन सब के बीच आइए 300 किलोग्राम विस्फोटक कहाँ है, किसके पास है, कौन अभी किस तरह से इन चीजों को छिपा रहा है, ये सब तथ्य
और ये सभी जानकारियां जुटाने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त सुदर्शन न्यूज पे विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं। हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। रजत, आपका भी स्वागत। और मैं सबसे पहले रजत आपके पास ही आना चाहती हूं, क्योंकि चुनौती सबसे ज्यादा अगर देखें तो इस वक्त जांच एजेंसियों के सामने वो 300 किलोग्राम विस्फोटक है जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। और इन सब के बीच कानपुर से भी एक आतंकी डॉक्टर की गिरफ्तारी। ये तार किस तरह से दिल्ली धमाके से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खासतौर से अयोध्या और काशी को दहलाने की साजिश, जैसा कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर को कुछ बड़ा करने वाले थे ये आतंकी, किस तरीके से इस पूरे घटना चक्र में ये डॉट्स जुड़ रहे हैं और अभी ताजा अपडेट आपके पास क्या है रजत? रजत, अनम्यूट योर डिवाइस, अनम्यूट कीजिए अभी। आपकी आवाज रजत हम तक नहीं पहुंच रही है, शायद अपने अनम्यूट कर लीजिए। अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए रजत के पास हम दोबारा चलने की कोशिश करते हैं। पैनल जरा जुड़वाइए रजत जी को दोबारा। लेकिन इस बीच हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान सर भी हैं। सर देखिए, एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि एक उद्देश्य, एक लक्ष्य के साथ ये सभी एक दूसरे से जुड़े और इनका लक्ष्य सीधा था कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को टारगेट करना। और अब जिस तरीके से पूरी ये कड़ी जुड़ रही है और इस कड़ी में अभी भी 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का पता ना लगना, ये कितनी बड़ी चैलेंज है और इसको किस तरीके से अब आगे आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जो जांच प्रक्रिया चल रही है? हमारी जांच एजेंसियां बहुत सक्षम हैं, ये जरूर पता लगा लेंगी। ये बहुत जल्दी हाथ में ये बात आ जाएगी हमारे संज्ञान में। पर सवाल एक बड़ा है। देखिए, मैं 2 चीजें हैं। एक तो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, जांच एजेंसीज जो हैं, इनकी मौजूदगी और इनका अच्छा काम या बुरा काम हम तब जानते हैं जब ये फेल होती हैं। इन्होंने 100 में से 90 बचा लिए होंगे, एक में फंस गए तो ये सब फैल जाती बातें। पर सवाल ये है, मैं इसमें क्या देख रहा हूं, ये मुझे तो इस चीज में जैसे हमास में हुआ है, इजराइल में हुआ, अगेंस्ट हमास ने काम किया है, ये वो मानसिकता है। सलमान रश्दी की किताब में लिखा, सलमान रश्दी ने, ये वही मानसिकता है। कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितना भी इनको वजीफे मिले, कितना भी इनको सहूलियतें मिले देश से, फ्री हाउसिंग और रेशंस और हॉस्पिटल का काम, नौकरियां, उसके बावजूद भी मानसिकता ये है कि तबाही मचाओ। तबाही में उनकी ड्यूटी क्या है? तबाही मचाना। ये अफसोस की बात है। और ये अगर आप इस मॉड्यूल को पकड़ लेंगे, हालांकि मॉड्यूल पकड़ने में आप देख लीजिए हमारा जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम है, ना जाने कितने साल लग जाएंगे इसको पार पहुंचाने में। तब तक तो आप समझ सकते हैं कि जो इस टाइप से हो रहा है, ये बाहर के टेररिस्ट नहीं है, अपने घर के हैं ये। और देखिए, ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी खुली है। मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, 3 यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा हूं, 2 का और 1 का प्रतिकुलपति। अब मुझे बताएं, जब हम किसी को भर्ती करते हैं तो वो भर्ती जब करते हैं उसका बैकग्राउंड चेक होता है। बैकग्राउंड चेक में नजर आया नहीं इनको कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इनको टेररिस्ट लिंक्स की वजह से श्रीनगर की नौकरी से बर्खास्त किया है। और आपने अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने आपने उसको रख लिया, तो आप तो संलिप्त उसमें लिप्त हैं, यूनिवर्सिटी उसके अंदर लिप्त है और वो हो रहा है। पर सवाल ये आ रहा है कि मानसिकता इतनी तेजी से बढ़ रही है और टर्की से उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, मदरसों से हो रही है, कहां से हो रही है। और देखिए, 5 साल पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये स्टेटमेंट बनाई गई थी कि इलीगल घुसपैठिए बांग्लादेश इत्यादि से भारत में 5 करोड़ है। 2014 में या 15 में बनाई गई थी। आज तो 10 साल हो गए, उनकी संख्या 10 करोड़ हो गई होगी। उनको तो देश से कोई प्यार नहीं। और वैसे भी जो प्यार जो है कश्मीर में है या जो भी है, उनको लगता है कि नहीं,
हमने तो भूषण सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि चाहे कितना भी पढ़ लिख लिया जाए लेकिन मानसिकता चेंज नहीं हो रही है, और यही ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं रजत आपके पास आ रही हूँ और मुझे लगता है कि अब शायद आप ऑडिबल होंगे। ये जो पूरी स्थिति है, इस स्थिति में उत्तर प्रदेश से तार जुड़ना, अभी देखिए कानपुर से भी गिरफ्तारी हुई है और टारगेट पर अयोध्या और काशी। अभी फिलहाल लेटेस्ट अपडेट जरा पहले जल्दी से बता दीजिए रजत। देखिए, जिस समय दिल्ली में विस्फोट हुआ था उसके बाद आपको याद हो मुख्यमंत्री ने जब अपनी कमेटी की मीटिंग की थी, उसके बाद जो पहला अलर्ट जारी हुआ था जिसमें यूपी में अलर्ट जारी किया गया, उसमें सबसे पहले तौर पर यही कहा गया था कि अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयाग, ये 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा सबसे पहले बढ़ाई जाए और उसके बाद वहां पर बाकी जो जिले हैं उसके बाद उन पर काम करना शुरू करें ये जो बड़े अधिकारी हैं। इससे साफ था कि प्रशासन को भी, सरकार को भी ये पता था कि अगर कोई भी हमला होने की प्लानिंग होगी तो सबसे पहले ये 4 जो स्थान है ये सबसे पहले टारगेट के लिए जाएंगे। अयोध्या वर्षों से आतंकियों के टारगेट पे रहा है, मथुरा वर्षों से आतंकियों के टारगेट पे रहा है। निश्चित तौर पर जो भी पहला हमला होगा वो इन्हीं दोनों स्थानों पर होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अगर कोई होगा तो वो हिंदू होंगे सीधे तौर पर। जिस तरीके से दिल्ली में गौरी शंकर मंदिर में हमला करके ये प्रभावित करने की कोशिश की गई थी कि जो सबसे ज्यादा नुकसान हो वो हिंदुओं को हो, ठीक उसी तर्ज पर अयोध्या में, मथुरा में और काशी में भी हमला करके प्लानिंग की गई थी। 6 दिसंबर ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव डेट रही है। हमेशा से जब भी आपको देखिए, हमेशा से चाहे इससे पहले बाबरी ढांचे के विध्वंस की बात हो या उसके बाद जब रामलला को टेंट पे रखा जाता था तब की बात हो, या फिर अब मंदिर निर्माण, 3 चरण पूरे अयोध्या के पूरे हो चुके हैं लेकिन बावजूद उसके अभी भी अयोध्या निशाने पर है। तो आप ये समझ सकती हैं कि कितना बड़ा एक मुहिम है, कितना बड़ा इन्होंने लक्ष्य बना के रखा है। भले ही मंदिर बन गया हो लेकिन अभी भी अयोध्या को टारगेट करना आतंकी नहीं छोड़ते। अब इस समय जो गिरफ्तारियां पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों से हो रही है, कानपुर में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उससे पहले लखनऊ में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, ये जो लिंक एटीएस अपने एक से एक जोड़ रही है, ये जो आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की जो बातें हो रही है, ये धीरे धीरे उस पूरे मॉड्यूल में काम करने वाले उन स्लीपर सेल्स को एक्सपोज कर रही है जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में छुपकर बैठे हुए हैं। और यही कारण है कि अब एक भगदड़ सी मची है, एक के बाद एक जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि जब भागने की कोशिश करेंगे, जब निकलने की कोशिश करेंगे तो दबोचे जाएंगे। तो ये जो एक एनवायरमेंट क्रिएट किया है पुलिस ने, दबाव जो प्रेशर क्रिएट किया है, एटीएस ने जो प्रेशर क्रिएट किया है, ये उसका नतीजा है कि एक के बाद एक लोग अब जो धीरे धीरे पकड़ में आ रहे हैं, ये उस प्रेशर के कारण आ रहे हैं जो एटीएस ने एक एक करके क्रिएट करना शुरू किया है। और उसी का परिणाम है कि न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में एटीएस ने एसटीएफ के साथ मिलकर छापेमारी की है और छापेमारी करने के दौरान उन लोगों को दबोचा है जो लोग इस पूरे नेक्सस के साथ, इस पूरे नेटवर्क के साथ, इस पूरे मॉड्यूल के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से अगर जुड़े हुए हैं तो उनके माध्यम से क्या खबरें निकल के आ सकती है या क्या इंफॉर्मेशन निकल सकती है, क्योंकि ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ही बड़े उस पर्दे के पीछे बैठे हुए लोगों तक पहुंचने में मदद करेंगी। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ही पर्दे के पीछे बड़े जो चेहरे हैं, जो इसका पूरे मास्टरमाइंड है, उन तक पहुंचाने की कड़ी बनेंगे। और यही वजह है कि ज्वाइंट ऑपरेशन इसे कहना चाहिए, ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है 4 राज्यों में। और खास तौर से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश से जहां तार जुड़ रहे हैं, जैसा कि रजत अभी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहा है। केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूर्वी और मध्य में भी ये जांच जारी है, लगातार जो पड़ताल है वो की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, और ये जैसा कि भारत सरकार ने पहले भी कहा था कि अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो क्या हम ये मान लें कि भारत सरकार ने जब ये स्पष्ट कर दिया है कि ये आतंकी घटना है और इस आतंकी घटना के तार अगर सीमा पार से जुड़ते हैं तो क्या हम एक बार फिर से ऑपरेशन 2.0 की तरफ बढ़ने वाले हैं? ये भी सवाल है। तो लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है कि खतरा अभी टला नहीं है, अभी भी कुछ ऐसा है जो देश के लिए खतरा बना है, चुनौती बनी हुई है। रजत हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ भूषण सर भी हमारे साथ हैं। भूषण सर, एक बात तो क्लियर हो रही है कि देखिए ये जो पूरी परिस्थिति बनाई गई उसके वो कोई अचानक से उत्पन्न नहीं हुई, ये बाकायदा एक वेल प्लान्ड अटैक है। सरकार ने कल इसे आतंकी घटना करार भी दे दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से ही ऑपरेशन सिंदूर पर जब पॉज लगा था उस वक्त भी एक सीधा स्टेटमेंट दिया गया था कि अगली बार अगर कोई भी ऐसा कोई एक्ट होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो क्या हम ये मान लें कि क्या हम ऑपरेशन 2.0 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ऐसी स्थिति में? अभी तक ये निश्चित नहीं हुआ है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है कि नहीं है। अगर तो पाकिस्तान का हाथ जाहिर हो जाता है, हमारी एजेंसी पता लगा लेती है, तब तो कुछ शक ही नहीं है कि ऑपरेशन। लेकिन ये जो लोग, चाहे वो उमर हो, चाहे मुजम्मिल हो या डॉक्टर शाहीन हो, इनका सीधा कनेक्शन तो निकल कर आ रहा है जैश से।
डॉक्टर शाहीन तो जैश की महिला कमांडर है, जिसको यहाँ पर लोगों को रिक्रूट करने की जिम्मेदारी मिली थी, महिलाओं को रिक्रूट करने की जिम्मेदारी मिली थी। आप सही कह रही हैं। पहलगाम जिस मई में जो हुआ 2025 में, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसमें तो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी सिटीजन थे जो टेररिस्ट बन के आए, जिन्होंने अटैक किए हमारे सिटीजन के ऊपर। पर इनका कनेक्शन जो है एक जासूसी के हिसाब से कनेक्शन आईएसआई से हो, आईएसआईएस से हो, जैश ए मोहम्मद से हो, एलईटी से हो, जहां से भी हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ है। इनडायरेक्ट हाथ तो अवश्य है, पर समझने की बात लामनी ये है कि देखिए, ये तो जरूर जो तह पे पहुंच जाएगा, और कार्यपालिका ने, आर्मी ने, न्यायपालिका ने, विधायिका ने क्या क्या करना है वो तो होगा। पर सवाल ये है कि ये खतरा आप देखिए आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में ये और बढ़ता जाएगा। और जब ये बढ़ता जाएगा तो आप जैसी जिम्मेवार और डायनेमिक चैनल ने क्या करना है कि समाज में जागरूकता आए कि ये काम सोचे पुलिस करेगी, ये काम आर्मी करेगी, गलत। मैं अपनी नौकरी करूंगा, पैसा बनाऊंगा, धन बनाऊंगा, ये गलत। और छोटा सा जोक आता है ना, एक को किसी को बोला गया, अरे भाई आग लग गई है, उसने कहा हमें क्या, तो उसने कहा नहीं आपके घर लग गई है तो आपको क्या। बिल्कुल, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर ये सोचें कि सिर्फ जिम्मेदारी सरकार, सेना और पुलिस प्रशासन की है तो ये गलत होगा। आपको भी कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। हम चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन उसके बाद लौटेंगे। तो रजत, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में जब पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद से ही ओवरग्राउंड वर्कर्स को सबसे ज्यादा टारगेट पे लिया गया। अगर उत्तर प्रदेश में इन तमाम जो आतंकी डॉक्टर्स हैं, इनके तार जुड़ रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में स्लीपिंग सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो फिर पता लगाना उन ओवरग्राउंड वर्कर्स का भी जरूरी हो जाता है जो इनके लिए सबसे ज्यादा बेच दे रहे हैं। तो साफ तौर पर हम आज बात कर रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं, और इसी कड़ी में हम सीधे इस वक्त चलना चाहेंगे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश रजत मिश्रा के पास। रजत, जो मेरा सवाल था कि ये तमाम जो आतंकी डॉक्टर हैं, जो गिरफ्तारियां जो हो रही हैं, या जो स्लीपिंग सेल्स जो एक्टिवेट हो रहे हैं, उसके पीछे ओवरग्राउंड वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही OWG हो रही है उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए आपने इसकी पूरी थ्योरी मैं आपको बहुत जल्दी से समझाता हूं। दर्शकों को भी ये समझना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है पूरा नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हलाल नेटवर्क को पकड़ा गया। वो हलाल नेटवर्क एक इकोनॉमी क्रिएट करता था, पीने के पानी के ऊपर हलाल, पहनने वाले कपड़े के ऊपर हलाल सर्टिफिकेट, और उससे एक पैसा जनरेशन का काम सबसे पहले इस नेक्सस के द्वारा शुरू किया जाता है। वो एक इकोनॉमी जनरेट करती है जो इस तरीके के लोकल असिस्टेंस में जरूरत पैसा की जरूरत होती है, वो सबसे पहले वो पैसा मुहैया कराया जा रहा है। उसके बाद धर्मांतरण का एक गैंग उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया। जो बात आपने कही कि ये एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, इसके पीछे पूरी चेन है। धर्मांतरण का गैंग पकड़ा गया, उसने उन लोगों को पकड़वाया जो धीरे धीरे इस तरीके के ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट किए गए और रेडिकलाइज किए गए। उन लोगों का एक नेटवर्क क्रिएट किया गया। वो ग्राउंड वर्कर्स थे, वो लोगों को असिस्टेंस मुहैया करा रहे थे। फिर उसके बाद एक दूसरा नेटवर्क पकड़ा गया छांगुर का, जो लव जिहाद जैसी घटनाएं करा रहा था, लड़कियों को पकड़ के ला रहा था, और वहां पर उनके थ्रू जो ब्रेन वॉशिंग हो रही थी लड़कों की, वो कराई जा रही थी, लड़कों की ब्रेन वॉशिंग कराई जा रही थी। उसके बाद अब इस तरीके के आतंकियों का धीरे धीरे पकड़ में आ जाना। तो ये जो पूरा एक नेटवर्क है, अगर इन सभी को आप एक साथ जोड़ेंगे, ये कोई अलग अलग काम नहीं कर रहे, ये सब एक साथ एक चेन में बंधे हुए हैं और सब एक साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए ना पैसे की कमी हो रही है, ना ग्राउंड स्टाफ की कमी हो रही है, ना ऐसे लोगों की कमी हो रही है जो जिहादी एक्टिविटीज में अपने आप को शामिल कराना चाहते हैं, जो कुरान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर देना चाहते हैं, ना ऐसे रेडिकलाइज लोगों की कोई कमी आ रही है। तो ये जो पूरा नेटवर्क है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा इकोसिस्टम एक साथ काम कर रहा है। और इस इकोसिस्टम को सहयोग देने वाली पूर्व की कई सरकारें रही हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में इस तरीके का एक माहौल बनाया कि अगर आप इस तरीके की किसी एक्टिविटी में शामिल होते ही आतंकवादी घोषित भी हो जाते हैं, तो भी चिंता मत करिए, सरकारें ऐसी हैं जो आपके मुकदमे वापस ले लेंगी, आपको मुख्यमंत्री आवास पर बुला के बिरयानी खिला देंगी। तो ये जो एक नेटवर्क क्रिएट हुआ, उस नेटवर्क ने इस तरीके के लोगों को पैदा किया, और वही जो लोग हैं वो यहाँ पर ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ की तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो रेडिकलाइज किए गए, जिनका ब्रेन वॉश किया गया, और उसके बाद उनको क्या क्या चाहिए, गाड़ी आपको चाहिए तो आपको लोकल आधार पर मिल जाएगी, बारूद पाकिस्तान से या सीमा पार करके नहीं लाया जा रहा, भारत से ही इकट्ठा किया जा रहा है, अंदर से इकट्ठा हो रहा है।
गाड़ियां यहाँ पे मिल रही हैं, आपको खाने पीने की चीजें चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल रही हैं, आपको पूरा एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है। पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत विस्तार से रजत ने बताया आप भूषण सर कि किस तरीके से पूरा एक सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। ये भले ही ये कहा जाता हो, इन 14 सालों में लगातार ये कहा जाता रहा कि आतंकवाद को हमने आईसीयू भेज दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। धीरे धीरे इसको खाद पानी मिल रहा था, वो सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा रहा था इनडायरेक्टली, जो अब जाकर धीरे धीरे खुल रहा है। जैसा कि अभी रजत ने बताया भी, तो आपको लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज तो इस पूरे के पूरे सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना होगा। जब तक हम इस पर वार नहीं करेंगे तब तक हम आतंक का समूल नाश हो जाए ये सोच ही नहीं सकते। ठीक आप कह रही लवनी जी, जैसे कहते हैं ना, धुआं तब निकलता है जब आग होती है। दो चीजें मिलनी चाहिए। हमारे अंदर के दुश्मन जो हैं उनको शह देने वाले बाहर के लोग भी हैं, पर अंदर का माहौल किसने देखना है? हमने देखना है, आपने देखना है, मैंने देखना है। और क्या सवाल है कि ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये जो आपके घर में या मेरे घर में कोई हमारा दोस्त, कोई अफसर वो बैठा है बॉर्डर पे या कहीं पे, 500 रुपए लेके आधार कार्ड बना रहा है, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड बना रहा है, और ऐसे 10 करोड़ जो लोग आए हैं, यही तो मेन स्लीपर सेल्स हैं। और इनको तो ये तो एकदम भ्रमित करना बड़ा आसान है, क्योंकि ये तो अपने घर बार छोड़ के बांग्लादेश से आए हैं। ये कैसे जिएंगे? ये जिएंगे खुराफात करके ही, और पैसा इनको मिल रहा है, क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान से मिल रही है, क्या क्या मिल रहा है मालूम पड़ेगा। पर सवाल ये है कि ये जो इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, और इंटरनेट की वजह से हर चीज को, हर आदमी को पता है अमोनियम नाइट्रेट से कैसे बम बनाना है, कैसे हमने कम्युनिकेशन करना है, सीक्रेट इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करना है ताकि हम पकड़ में ना आए। तो ये चीज बहुत बढ़ेगी। और अब तो आप देखिए इतने पढ़े लिखे लोग इसके अंदर आ रहे हैं। तो पहले जो था पे ठीक है, गरीब आदमी है, पैसा नहीं है। यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर आप देखें तो धरती पर भगवान कहा जाता है डॉक्टर का प्रोफेशन, और अगर ईश्वर से कोई मिलाता है तो वो गुरु होता है। लेकिन यहाँ तो अब दोनों ही प्रोफेशंस के लोगों को ही अगर टारगेट करा जा रहा है, उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, और उनके माध्यम से देश के अंदर इस तरीके की अस्थिरता, आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जांच एजेंसियां हालांकि लगातार जांच कर रही है, पड़ताल हो रही है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी इसमें दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जरूरत है हमारे और आपके सजग होने की। थैंक यू सो मच, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।